जय हिंद, वंदे मातरम। सनराइज करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का स्वागत है। सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। चलिए, आज का जो हमारे टॉपिक है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक। 50 क्वेश्चन हमारे टारगेट में है, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आते हैं। चलिए, एक एक करके ये सभी 50 क्वेश्चन हम देखते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला है, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? 1904 में। सहकारी साख संगठन, इसका शुभारंभ कब हुआ है? 1904 में। आगे बढ़ते हैं। सहकारी साख संगठन का मतलब होता है सरकार की तरफ से कृषि में एक सहकारी समिति, साख संगठन बनाकर किसानों की हेल्प की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान से परिभाषित किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मांग। ध्यान दीजिएगा, जब किसी आवश्यकता को कीमत, समय, स्थान के संदर्भ में देखें तो उसी को क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूल्य आयोजित कर, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मूल्य आयोजित कर, वैल्यू एडेड टैक्स किसकी सिफारिश पर लागू किए गए थे? चेलैया समिति पर। किस पे? चेलैया समिति पर। आपने देखा होगा कहीं कहीं पर एक ही वस्तु सस्ती है तो वही वस्तु महंगी भी है। ये वैट पर निर्भर करता है। किस पे? वैट पे, वैल्यू एडेड टैक्स, जो राज्य अपना अपना अलग से लगाती है। आगे बढ़ते हैं। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है। देखिए, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है बैंकों को। तो जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को लोन देता है उसको बोलते हैं रेपो दर, रेपो रेट। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि रिजर्व बैंक को खुद पैसा लेना होता है अपने निचले बैंकों से, तो उस दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। तो उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। ध्यान दीजिएगा, जब आरबीआई दूसरे बैंक को लोन देगा, पैसे उधार देगा, और जिस दर में देगा उसे बोलेंगे रेपो दर। जब आरबीआई खुद अपने निचले बैंकों से लोन लेगा तो उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो अर्थव्यवस्था आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है विकसित कहलाती है। जहां पर विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां पर प्रति व्यक्ति आय अच्छा होता है, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक ऊंचा होता है, जहां पर मुद्रा ज़्यादा होती है, विदेशी मुद्रा ज़्यादा होता है, जहां का निर्यात ज़्यादा होता है, वो होती है विकसित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कार्य करती है? केंद्रीय सांख्यिकी संस्था, जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, उन्मूलन करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। ठीक है, आगे इंग्लिश में इसका बोल सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना बने थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 के बीच में। जो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में हमारा इस्पात का कारखाना है, नेहरू जी के कार्यकाल में बना था और द्वितीय पंचवर्षीय में बना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970, 78 जनता दल की सरकार में।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952। सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988। प्रथम चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14। राष्ट्रीयकरण का मतलब पहले वो प्राइवेट थे, फिर उनको नेशनल लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की मान्यता दी गई, प्राइवेट से सरकारी बना दिया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? यानी LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सितंबर 1956 में। ठीक है, बहुत पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है ये, और जितनी भी हमारे देश में इंश्योरेंस कंपनियां हैं सब में नंबर 1 कंपनी है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई है। देश में कितनी टकसाल कार्यरत है अभी? 4। देश में कितनी टकसाल कार्यरत है? 4। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम? सरकारीय समिति। सरकारीय समिति ने केंद्र और राज्य संबंध के बीच अपने प्रस्ताव को संसद के सामने प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं। विमुद्रीकरण क्या होता है? विमुद्रीकरण का मतलब डीमोनेटाइजेशन, पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा चलाना, पुरानी मुद्रा को बंद करना और नई मुद्रा को चलाना। जैसे सन 2016 में हुआ था, नवंबर 8 नवंबर रात के 8 बजे पुरानी जो करेंसी थी उसको बंद कर दिया गया था और जो नई करेंसी है उसको चालू किया गया था। इसी का मतलब क्या होता है? विमुद्रीकरण। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1986 से 87 के बीच में। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र की भाषा में श्वेत पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को। किसको? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किसे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। हमारे देश में ऑपरेशन फ्लड या ऑपरेशन बाढ़ चलाया गया, जिसमें अत्यधिक मात्रा में दुग्ध की उत्पादन हुई, और पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है, पहला स्थान है, और सबसे ज्यादा पशुधन भी भारत के पास है। विश्व बैंक की उदाहरण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? राष्ट्रीय विकास संघ को। किसको? राष्ट्रीय विकास संघ को। बैकवॉश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गुन्नार मिडल ने। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग क्या है? यह हमारा एक संवैधानिक निकाय है। इसका एक अध्यक्ष होता है और उस अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। निक्की क्या है? निक्की है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। शेयर बाजार है। कहां का? जापान का, टोक्यो का। राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास बैंक एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? शिवराम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड जो बैंक है वो ग्रामीण में विकास के लिए, जो गांव क्षेत्र होते हैं
वहाँ के विकास के लिए काम करता है। जैसे आपको अगर खेती के लिए ज़मीन चाहिए, कृषि यंत्र चाहिए, अन्य खेती से रिलेटेड कोई लोन चाहिए, तो आपको नाबार्ड बैंक से मिल सकता है। कुंडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? रूस से। कुंडनकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस की मदद से हुई है। रूस हमारा मित्र देश है और हर तरह से हमें मदद करता है, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो अस्त्र शस्त्र हो, चाहे वो युद्ध अभ्यास क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। देश में जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत? 101। ध्यान दीजिएगा, देश में जीएसटी का प्रावधान 101 संविधान संशोधन के तहत और 1 जुलाई 2017 से प्रारंभ हुआ। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए ली थी? हस्तशिल्पी के लिए। किसके लिए? हस्तशिल्पी के लिए। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय के वितरण की असमानता को मापने के लिए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, आप इसको लिख लीजिएगा। गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आय के वितरण की असमानता के लिए। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। केरल का लिंग अनुपात भी लगभग बराबर है, केरल में साक्षरता दर भी ज्यादा है और शिशु मृत्यु दर भी सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक क्षेत्र वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। ऐसा वाणिज्य और व्यापार जो सरकार के कंट्रोल में रहता है उसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल में। गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, हरित क्रांति को लेकर यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं और चावल। आगे, ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आती है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या होता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन क्लास है और ऑफलाइन इसका अच्छे से बैच लिया जाएगा। महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? केरल में। मैंने बताया था अभी, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची कहां पे है? केरल में। केरल में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी औरतें पाई जाती हैं। भारत वर्तमान में विश्व में चीन के पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या के मामले में पहला चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा कौन है? तीसरा है अमेरिका। लेकिन अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ऐसे तो देखा जाए तो भारत विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत के पास अमेरिका से ज्यादा पैसा हो गया। सबसे ज्यादा पैसे की बात करें तो वो अमेरिका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री की आर्थिक मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस। किसमें? पीसी महालनोबिस। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को
घटना। जैसे हमारा भारत, अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा की वैल्यू घटना। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे है? मुंबई में, जहां पर हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, हमारा शेयर मार्केट है, उसी की स्ट्रीट को दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई, हमारा बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया। एक और है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। 1955 से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, और जब इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, उससे पहले 3 बैंकों को मिलाकर बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक कहा गया था। वो 3 बैंक कौन कौन से थे? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ कलकत्ता। इन तीनों को मिलाया गया और एक पूरे भारत का बैंक बनाया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ, 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये हमारे भारत के पहले अभी वर्तमान के गवर्नर हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पे स्टेनली नामक जनजाति रहती है। आगे बढ़ते हैं। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रा की स्थिति। मंदी के साथ मुद्रा की स्थिति को क्या बोलते हैं? स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ये जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं इसमें, ये किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, फॉरेक्स रिजर्व। जिस देश के पास अपना विदेशी मुद्रा भंडार ज्यादा है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में सक्षम रहता है। जिसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, वह आयात निर्यात नहीं कर सकता। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश फलों और सब्जियों में आगे है, खाद्यान्न उत्पादन में भी सबसे आगे है। अत्यधिक मात्रा में गन्ना होता है यहाँ पे। गन्ना की उपज में रैंक 1 पे है उत्तर प्रदेश। गन्ना अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में है। सबसे ज्यादा आम भी लखनऊ में होता है। फलों का राजा आम को कहते हैं। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयंबटूर में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? भारतीय रिजर्व बैंक का। OTCE ये क्या है? यह भारत का एक शेयर बाजार है। क्या है?
भारत का एक शेयर बाजार है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो कृपया करके वीडियो को बार बार देखें। यही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आता है। जितनी भी कच्ची वस्तुएं, कच्चा माल होगा, वह भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। मुख्य रूप से या मूल रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3। पहला क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, तमाम प्रकार की कृषि, कच्चा माल, कच्चा वस्तुएं प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। जहां पर उद्योग किया जाता है, जहां पर इंडस्ट्री लगाई जाती है, कच्ची वस्तु को पक्की वस्तु में बदला जाता है, वह अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे बिजली उत्पादन, कपड़ा उत्पादन, आटा बनाना। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? उद्योग, बिजली, निर्माण, विनिर्माण। ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को लेकर एक न एक प्रश्न हमारे एग्जाम में आता ही है। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा भारत के किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आती हैं? तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र है, वह सेवा क्षेत्र पर तात्पर्य है, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। सेवा क्षेत्र मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, द्वितीय क्षेत्र में जो फाइनल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन गया है, उसको दुकानों में वितरण करा के लोगों तक पहुंचाना। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग सेवा, इंटरनेट सेवा, एजुकेशन, ये सब आता है। और भारतीय जीडीपी में सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है, वो सेवा क्षेत्र का आता है। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इनकी एक किताब है जिनका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एडम स्मिथ की, जो बहुत बड़े एक महान अर्थशास्त्री थे, उनकी किताब का क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहां से हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आगे और भी इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।